देखिए, यहाँ पे बेटा जिनकी भी फर्स्ट क्लास है बता दूं, यहाँ पे चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशन। पानी की एक बॉटल, पानी की एक बोतल इधर है, ये आपके पास पानी की एक बोतल ले लियो और चाय ले लिया। जी। तो बेटा डेली मैंने आज तक ना, बहुत साल हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते, भी 2006 से पढ़ा रहा हूं मैं। 2006 से, जैसे कहते हैं ना ग्रुप कोचिंग, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तब से पढ़ा रहे हैं। और बीच में एक लेवल ऐसा भी आया कि हमने बहुत कुछ अचीव भी किया। ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, जो मतलब उस समय पे इंडिया के जो नंबर वन टीचर्स कहलाते थे, उन्हीं के साथ हम टीम का पार्ट थे। हाँ, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे ऐसा होता है कई बार थोड़ी पॉलिटिक्स करनी होती है। तो पॉलिटिक्स इन द सेंस कि जैसे होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो कई बार वो उसमें हम थोड़े वीक थे। रिलेशनशिप मेंटेन करने में थोड़े हम वीक थे। तो वो चीज जो है उससे थोड़ा घाटा भी हुआ, क्योंकि अब जो, जैसे वही वाली बात है, सलमान खान से लड़ाई कर लो है, तो फिल्म में, फिर फिल्म इंडस्ट्री में करियर शायद बन नहीं पाता, ऐसे ही समझ लो। तो हमने लड़ाई किसी से नहीं करी, लेकिन हाँ, हमने, जो थे ऐसे लोग जिनका काफी बहुत अच्छा कंट्रोल था, तो हमने उन्हें बार बार ये नहीं बोला भाईजान भाईजान भाईजान। कुछ लोगों ने बोला तो उसका भी इफेक्ट था। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारा क्रक्स ये है, जो बातें अभी तक बोली, कि भैया रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। क्या मेंटेन करनी है? रेगुलरिटी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। बेटा यहां पे आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब मैं इन बच्चों को बता चुका हूं, जहां पे भी इक्वल का साइन आएगा, जहां पे भी, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? बोला जाता है, इसे बोलेंगे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन का मीनिंग क्या बोला? मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इन बच्चों को बताया कि इक्वेशन तीन कैटेगरी में है, जो हमारे कोर्स में उस हिसाब से, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, और एक क्यूबिक है। मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन करवा चुका हूँ, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बचपन में भी तुमने लीनियर के नाम पे क्या पढ़ा था, वो ध्यान है? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस। हालांकि यहाँ पे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्व करने वाला पेपर नहीं है। आप भी पहली क्लास है, आपकी भी पहली क्लास है, बता दूं, रफ शीट अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे। क्या बोला? रफ शीट अवेलेबल नहीं होती, आपको सोच के करना होता। और कैसे सोचना होगा बताएंगे। ये देखिए, आज की क्लास में हम चालू कर रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable is 2. Equation in which highest power of variable
इज, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और साथ के साथ यहां पे लिखूंगा ए कैन नॉट बी 0, यानी कि ए जो कि क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। बी क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स के आगे लिखा होता है नंबर उसे बी बोलते हैं। और सी कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं होता, जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको बोलते हैं क्या, नहीं नहीं, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन में बी जीरो, क्वाड्रेटिक में बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, बस क्या जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, लीनियर। क्योंकि फिर जो बचा हुआ होगा हिस्सा उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। आ रही है बात समझ में, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और मैं यहां लिख देता हूं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। और इस टू वैल्यूज ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या बोल देते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, या बोल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हर एक वर्ड याद होना चाहिए, जिससे अब पढ़ाई बहुत अच्छे से करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये कोई सीबीएसई नहीं है जो हर किसी को पास करना की रिक्वायरमेंट है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें वो चाहते हैं कि सबसे बेस्ट ही हमारा डिप्लोमा कंप्लीट करें। डिप्लोमा होता है ना सीए का, हमारा डिप्लोमा कंप्लीट करें, मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बने जो कैपेबल है, जो नॉट कैपेबल है वो बने ही ना, उनकी रिक्वायरमेंट है ऐसी। ठीक है, क्योंकि अगर कल को एक लेस कैपेबल पर्सन भी क्वालिफाइड हो जाएगा और जब वो इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म करेगा तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, काम पे भी आएगा, और जो सीए प्रोफेशन की डिग्निटी है वो कम हो जाएगी। डिग्निटी कम होते ही मार्केट में उनकी मॉनेटरी वैल्यू कम हो जाएगी, और सीए इंस्टीट्यूट ऐसा कभी होने देना चाहते ही नहीं। अगर आपको एक पुलिस भी पकड़ ले, सपोज कर लो किसी ट्रैफिक इश्यूज की वजह से या कोई और इश्यूज की वजह से भी, अनलेस अनटिल बहुत ही क्रिमिनल टाइप का ना हो,
और आप जब ये बोलोगे दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यकीन मानना कि चाहे आपने मिस्टेक करी है, तब भी आपसे एक रिस्पेक्टेड बिहेवियर, आपको रिस्पेक्टेडली ट्रीट किया जाए, दैट बिकॉज यू आर एजुकेटेड पर्सन, यू आर क्वालिफाइड पर्सन। और हाँ जी, बहुत हाईली वैल्यूड होता है। एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर की बात बताता हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर अगर कोई है एम्स से क्वालिफाइड है, किससे पता है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कितनी सीटें हैं? 30 32 थी पहले, अभी भी मुझे लगता है इतनी ही है शायद, या ज्यादा है, 50 60 होंगी बस, इससे ज्यादा नहीं। कुछ बताया, पता है किसी को? नहीं नहीं यार, इतनी नहीं, ठीक है ना। सारे एम्स की मिला के हो सकती है, एक एक एम्स की मैं बता रहा हूँ पहले, एक में होगी, देखना जरा नेट पे देखो, चेक करना। एम्स दिल्ली डाल लो, या टोटल एम्स देख लो, मतलब ऐसे बोलो, मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स इन एम्स, चेक करो। कितनी? 20 सीट्स, वो किसी एक की होंगी, एक एम्स की होंगी। और हाँ, एम्स में 132 दिखा रहे हैं, चलो इतना तो होगा। आप सोच के देखो, 132 सीट, और बच्चे कितने बैठते हैं? 26 लाख बच्चे। मैं कहता हूँ अभी, जैसे पूरे ऑल इंडिया पे कितना बताया था, एक बच्चे ने बताया, शायद मैसेज किया था, कहाँ गया मैसेज, ही गायब हो गया यार। तो मैं कहता हूँ 1000 2000 भी हो, पर 26 लाख बच्चे बैठते हैं। 2044, ये कशिश ने लिखा। तो बेटा आप सोचो, 26 लाख बच्चे बैठते हैं ना। अच्छा सुनो, लेकिन सबको एडमिशन तो मिल ही नहीं सकता। वो इस बार के नीट के एग्जाम में यही तो हुआ है कि कुछ ऐसा बता रहे थे कि पेपर वो लीक या जो भी हुआ, मतलब वो ये कह रहे थे, किसी जगह के लिए बता रहे थे कि इतने लोगों की फर्स्ट रैंक आई है, इतनी तो टोटल सीट नहीं है, यानी कि जिसके फर्स्ट रैंक भी आई है वो भी सीट नहीं मिल सकती उसको। बड़ा गलत है यार ये तो, मतलब बड़ा, ये देख रहे हो यार, फिल्मों में जो दिखाते हैं, इसका मतलब एक्चुअल में होता है, तो कोई सा भी पेपर लीक हो जाता है यार। भाई सीए का पेपर एक बार हुआ था, 2007 8 के आसपास हुआ था। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे हैं, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे हैं, और टीवी पे न्यूज चल रही है कि सीए फाउंडेशन का पेपर लीक हो गया। लीक कहाँ पे हुआ, सुन लो, बता रहा हूँ। डीएवी पटेल नगर, डीएवी स्कूल है ना, डीएवी, डीएवी पटेल नगर स्कूल के अंदर सेंटर पड़ा था, वहां पे पेपर लीक हुआ। और वो लीक होने के पीछे का रीजन बड़ा सीधा सा था एक्चुअली। मेरे पास ना, वो स्कूल में मैंने कुछ क्लासरूम्स ना रेंट पे लिए थे। सुबह चलता है स्कूल, तो शाम को खाली रहता है, तो मैंने वहां पे इंस्टीट्यूट खोला था। और जैसे यहाँ पे क्लासरूम पे, इंस्टीट्यूट के लिए मेन क्या चाहिए, क्लासरूम्स ही चाहिए ना। तो क्लासरूम्स मैंने किराए पे ले लिए थे, 2 क्लासरूम्स बस। मुझे लगता है 6 7 हजार रुपए किराए पे, 8 हजार किराए पे मैंने लिए होंगे। उसके बाद मैंने कुछ महीने चलाया, लेकिन जितना मतलब, मेरा एक हडसन लेन पे सेंटर था, और एक सेंटर मैंने वहां पे खोल दिया था। तो हडसन लेन में मेरे पास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन कर गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि अब मैं पटेल नगर जाऊं। वहां पे लिमिटेड से बच्चे थे, 4 5 बच्चे थे, तो फिर हमने उनका बस कोर्स एक अटेम्प्ट कंप्लीट करवा के वाइंड अप कर दिया। तो मेरे वाइंड अप करने के बाद, ये मत सोचना मैंने लिख कर, ठीक है। मेरे वाइंड अप करने के बाद आपका, ये बाद की न्यूज है, और उन्होंने बेसिकली पेपर, चलते चलते पेपर में बच्चों को, पेपर बाहर, बच्चे बाहर आए, पेरेंट्स लेने पहुंच गए अपने बच्चों को, सब पेरेंट्स लेने पहुंच गए, क्यों? क्योंकि थोड़े डर गए पेरेंट्स कि यार, मतलब कोई भी न्यूज आती है ना तो डर तो जाते हैं, जैसे पीछे अभी हुआ नहीं था, वो स्कूल में बम की धमकी आ गई थी। भाई साहब मुझे पता है, पूरा द्वार का जाम, पूरा द्वार का, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स रश करते हैं,
स्कूल की तरफ भागे। खैर, तो फिर उन्होंने बताया, बच्चे बाहर आए, कह रहे कैसा हुआ पेपर? अरे मुश्किल था। किसी ने मुश्किल बोला, किसी ने आसान ने बोला, कह रहे कोई बात नहीं बेटा, ये तेरा पेपर कैंसिल। जून अटेम्प्ट था, और जून अटेम्प्ट के बाद उन्होंने अगस्त सितंबर में अटेम्प्ट लिया, और ऐसा मुश्किल पेपर बनाया सीए फाउंडेशन का, उसके बाद बच्चे लिटरली रोते हुए निकले बाहर। तो उस दिन, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद सीए का पेपर तो हमने कभी सुना नहीं बाकी। लेकिन भाई ये जो लोग हैं ना लीक करवाने वाले, ये भी भाई साहब बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग लोग हैं, पैसों से या कनेक्शन से ये करने को कुछ बच्चे करते हैं। अच्छा, चलो खैर छोड़ो अब, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ऐसे बातें हमारी कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएंगी। तो सीए का भैया होता नहीं है, पहली बता रहा हूं, ठीक है? किसी भी गलत फहमी में मत रहना। प्राइम मिनिस्टर की भी अप्रोच हो तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसा तुम मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे पास प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच है नहीं, ठीक है? चलिए, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, और उन वैल्यूज को क्या बोला जाता है? रूट्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और इन दो वैल्यूज का नाम जो दिया जाता है, एक का नाम दिया जाता है अल्फा, और एक्स की दूसरी वैल्यू का नाम क्या दिया जाता है? बीटा। एक वैल्यू का नाम दिया जाता है अल्फा, और एक्स की दूसरी वैल्यू का नाम क्या दिया जाता है? बीटा। आ रही है बात समझ में? अल्फा और बीटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम है। क्या है? बस नाम। अच्छा बेटा, आपको बताना चाहूंगा, अब जब ये पता चल गया है कि एक्स की जो वैल्यूज होती है उनको रूट्स बोलते हैं, तो अब ये डिस्कस करते हैं हाउ टू डिटरमिन, हाउ टू डिटरमिन। मैडम, छह छह बच्चे ज्वाइंट है ऑलरेडी, अंशु, इशिका, कल्याणी, कशिश, खुशी। मैडम एक्सेप्ट की बात ही नहीं आ सकती, मेरा ना ऑटो एक्सेप्ट है, मतलब मैं वो वेटिंग रूम हटा देता हूँ। आप ट्राई करके देखो, फर्स्ट मीटिंग आईडी से, ठीक है? हाँ जी। हाउ टू डिटरमिन रूट्स ऑफ इक्वेशन। दोस्तों, जो इक्वेशन के रूट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। सर कौन कौन से? एक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो होता था ना, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है? बेटा अगर तुम में से किसी को ऐसा हो सकता है, बच्चे आते हैं हमारे पास, ज्वाइन करते हैं, जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता, हालांकि नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है लेकिन अब नहीं आता, ठीक है ना? देख बेटा, ना आना उन बच्चों के लिए, बस मैं ये कह रहा हूँ, ना आना बुरी बात नहीं है, ना सीखना बुरी बात तो है। अब भी ना सीखो तो ये बहुत बुरी बात है। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 = 0, एक आसान सा ले रहा हूं मैं। वो बच्चा घर पे कुछ इक्वेशंस की नेट पे से सर्च करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन ढूंढ ले, आराम से बैठ के घर पे करे, कॉन्सेप्ट सीख के जाने के बाद नहीं आता है अगली क्लास में मुझसे पूछ ले। मुझे फैक्टराइजेशन करने में 2-4 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछोगे बता दूंगा। लेकिन ये नहीं कि बस अभी सीख लिया, आता भी नहीं है और सीख भी नहीं रहे, ये मत करना। फिर ऐसे डिटरमिन्ड होके कोर्स करो, तुक्का मत मारो। देखिए इसमें क्या होता है, जो ये बीच वाली वैल्यू है इसको स्प्लिट करना होता है ऐसे दो पार्ट्स में कि जब उनको प्लस या माइनस किया जाए, प्लस भी या माइनस भी, कोई एक, तो यही वाला नंबर आ जाए।
यही वाला नंबर आ जाए। लेकिन अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 3x और 2x को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, 6x²। तो इस और इसका मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है कशिश, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या बोला मैंने, अगर उनको ऐसे दो पार्ट्स में, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाए कि प्लस करो या कोई माइनस, कोई एक काम करो तो यही आए, और अगर उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ऐसे में जो x मैं यहां से कॉमन लेता हूं, मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, x+3। फिर मैं यहां पे से कॉमन क्या ले सकता हूं, 2 कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x+3। फिर उसके बाद मैं इस तरफ भी x+3 है और इस तरफ भी x+3 है, तो मैं x+3 ही कॉमन ले लेता हूं, तो ये x बच गया, बीच में प्लस, और ये 2 बच गया। तो ऐसे में x+3 = 0 और x+2 = 0, तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -3, और x की वैल्यू क्या होगी, माइनस। ठीक है, ये इनको, इन वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, याद रखना बच्चों, यहीं पे साइड में आप लिखिएगा, रूट्स विल ऑलवेज roots will always satisfy the equation। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब बेटा LHS बराबर किसके, RHS। सेटिस्फाई का मतलब है LHS बराबर किसके, RHS। आ रही है बात समझ में, देखिए मैं करके दिखाता हूं। जब भी मैं बोलूं इक्वेशन सेटिस्फाई करने का, तो ये देखिए, पुट x की पहली वैल्यू -3, इक्वेशन थी हमारी क्या, x² प्लस में 5x प्लस में 6 = 0। आओ चेक करो, यहां पे -3 का स्क्वायर, यहां पे -3, यहां पे 6 = 0। बेटा कितना आया, 9, 15 + 6, और आप में से किसी बच्चे ने जवाब दिया 0। ठीक है, सिर्फ x = -3 ही नहीं, बल्कि x की दूसरी वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे -2 का स्क्वायर, अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -10 + 6। ठीक है, हर इक्वेशन, हर इक्वेशन, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, हर एवरी इक्वेशन, हर इक्वेशन अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज से क्या होती है, सेटिस्फाई। वेरिएबल की वैल्यूज से क्या होती है दोस्तों, अगेन मैंने कहा, इन बातों को मतलब आपके माइंड में ना सेटल हो जाए ये बातें। देखो, सेटल करने का एक तरीका है, और डिटेल में जाओ, और डिटेल में जाओ, और दूसरा ये भी है कि बार बार चीजों को पढ़ो।
सारे तरीके आजमाने। कुछ को किसके किसी किसी के माइंड में लॉजिक समझाने से सेटल होता है, किसी किसी के माइंड में लॉजिक से सेटल नहीं होता, किसी किसी के माइंड में होता है क्वेश्चन बार बार करने से सेटल होता है। हालांकि जो कॉमन है, सबसे ज्यादा सेटल होने का तरीका वही है कि क्वेश्चन बार बार कर। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लॉजिक्स भी पता होने चाहिए। जितने ज्यादा पता कर सकते हैं, कोई बहुत हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करते हैं। देखो सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका कर्व ऐसा बनता है, ठीक है, यू शेप। और ये होती है एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस को, ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है? यही दो वैल्यूज है तुम्हारी, ठीक है। यही दो वैल्यूज आती है जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। किसी एक का नाम अल्फा रख देता हूं और किसी एक का नाम बीटा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक लाइन और बोलना चाहता हूं। हर इक्वेशन का एक कर्व होता है, हर इक्वेशन का, कैसी भी इक्वेशन हो। लीनियर का, लीनियर का कर्व कैसा होता है बता दूं? स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का कर्व सामने, क्यूबिक का क्यूबिक के टाइम पे बता दूंगा। हर इक्वेशन का कर्व होता है और हर कर्व की एक इक्वेशन। और अब जैसे अगर कर्व के ऊपर, अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, नॉट ओनली दिस पॉइंट, नॉट ओनली दिस पॉइंट, अदरवाइज ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब भी आपका पॉइंट जो है वो इक्वेशन को क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, एल एच एस इक्वल टू, ठीक है, एल एच एस इक्वल टू। इस वजह से जब आपने पुट करा तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? आ रहा है समझ में? तो आपको ये 10th क्लास में बताया जाता है ऐसे। क्लियर है सभी को? अच्छी बात। दोस्तों, यहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया, लेकिन अभी हमने पहला मेथड सीखा है रूट्स निकालने का। कौन सा तरीका सीखा हमने? एक तरीका, दूसरा तरीका होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता था जो एक्स की दोनों वैल्यू है अल्फा और बीटा, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय 2a। कोई नई चीज नहीं है, वही 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर रिवाइज ना कराऊं तो सब कुछ सबको याद नहीं है। सब कुछ तो नहीं होगा और सबको भी नहीं होगा। बच्चे, ये फॉर्मूला अगर बताऊं, ये फॉर्मूला कैसे बना, हालांकि यहाँ पे इस तरीके की चीजें इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं मतलब हमेशा लॉजिक्स पे ही बिलीव करता रहा हूं थ्रू आउट द लाइफ। हालांकि हाल फिलहाल के कुछ महीनों में मेरा थोड़ा सा माइंड सेटअप चेंज हुआ है। मेरी बिलीव इस बात पे भी बढ़ गया है कि क्रैमिंग भी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? क्रैमिंग, या रटना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, रटना बिना समझे डिजास्टर है, ठीक है। स्कूल में जो लोग क्रैमिंग करवाते हैं वो सिर्फ क्रैमिंग करवाते हैं, समझाते नहीं। शायद
मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर्स की गलती है, कुछ कुछ टीचर्स की ऐसी गलती होती है, लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, वो समझाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा छोटा होता है, तो वो उतना डिटेल जब जाते हैं तो माइंड पे जोर पड़ता है ना, वो कहता है नहीं मेरे को नहीं आ रहा समझ में, उतनी पेशेंस नहीं दिखाता। आप लोग पता है क्यों पेशेंस दिखा रहे हो अब? क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, सीए। अगर यही आपको बोल दिया जाए कि आप ये 11th क्लास पढ़ रहे हो, 10th क्लास पढ़ रहे हो, तब आप में इतनी पेशेंस नहीं आएगी। मेंटली सारा खेल इसी का तो है, मेंटली प्रिपेयर हो अब आप, कि हाँ हमें जितना भी बताया जाए सब सीखना है, चॉइस ही नहीं है हमारे पास, है ना। खैर, तो एक ना तरीका और होता था डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अलावा, एक होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या होता था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसी से ये फॉर्मूला बना है। मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं, मैंने कहा ना बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हल्का आइडिया आपको जरूर देना चाहिए, जिससे कि आपको ये ना लगे जैसे स्कूल में कभी लगता था कि बस फॉर्मूले रखते जाओ और क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, लॉजिक्स पे ही जाना है आपको। लॉजिक्स पे ही जाना है आपको। ये देखो, ये तरीका है जिस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। ना याद रहे किसी को कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, ये कभी फीलिंग ना आए कि बस रटते जाओ और काम हो जाएगा। रटेंगे लेकिन चीजों को हल्का सा बैकग्राउंड, जहां पे थोड़ा समझने लायक हो, जहां ज्यादा प्योर मैथ्स होगा वहां नहीं जाएंगे। ये देखिए, एक तरीका होता था जिसको बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें पता है क्या करते थे? कोई इक्वेशन का रूट निकालने के लिए पहले हम क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट वन बनाते थे। क्या बनाते थे उसका कोफिशिएंट? तो वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ए से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, दिख रहा है? जीरो को भी डिवाइड करा होगा, क्योंकि सबको पता है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करना होगा तो क्या करना होगा, दोनों साइड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते थे, जो ये आया बी बाय ए आया, बी बाय ए के हाफ को, क्या बोला, बी बाय ए के हाफ के स्क्वायर, बी बाय ए के हाफ के स्क्वायर कितना बनेगा बताइए तो? बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इन्होंने प्लस कर दिया, लेकिन क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, ये सी बाय इधर चला गया, माइनस का सी बाय ए हो गया, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर को इधर भी प्लस कर दिया और इधर भी प्लस। अच्छा, अब उसके बाद अगर इसका फैक्टराइजेशन करूं तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये सॉल्व होते होते आपका ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा। समझ गए बात को? मेन इसमें सबसे ज्यादा जो समझना था वो यही समझना था, जो रूल शायद आपने कभी पढ़ा भी ना हो, या अगर पढ़ा हो तो भूल गए होंगे। क्या? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाते थे, वन। एक्स वन बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देते थे, प्लस। बस उससे आगे तो अब आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन करके ये फॉर्मूला बन जाता था, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे, अंशु, शिका, कल्याणी, कशिश, खुशी, आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा, सो दैट पता चल सके कि आप साथ साथ हैं या पीछे छूट गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, कशिश, शिशिका, अंशु, चलिए आगे देखिए दोस्तों। आइए, यहां पे अब ए बी सी क्या, ये तो पता ही है आपको। बोल के बताओ, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या था,
सी क्या था? बहुत बढ़िया। तो मैं वही वाली इक्वेशन दोबारा ले लेता हूं और अच्छा सेटल होगा दिमाग में कॉन्सेप्ट। सब बच्चे यहां पे बोल के बताएंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। वेरी गुड। अब एक काम करो, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 6, और ए की जगह पे 1। बेटा इसे सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा, खुद करो। याद रखना, एक बार प्लस कंसीडर करना बीच में और एक बार माइनस। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को जो आईडी शेयर करी गई थी मेरी क्लास की, वो 2 आईडी थी। फर्स्ट आईडी से क्लास एंड हो जाएगी तो सेकंड आईडी से ज्वाइन कर। पासवर्ड सेम है। आई रिपीट, फर्स्ट आईडी के साथ सेकंड आईडी भी दी गई थी। दूसरी मीटिंग आईडी से ज्वाइन कर। अभी 2-4 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। बेटा बताओ क्या क्या वैल्यू आई। और यहां पे अल्फा यानी कि एक्स की एक वैल्यू कितनी आई बेटा? सबका आ गया? ऐसा तो नहीं कि कोई कर नहीं पाया हो, सब कर पाए। गुड बेटा। तो आपने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन कितने तरीके से निकलते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन से थे बेटा? रूट्स कितने तरीके से निकलते हैं? फैक्टराइजेशन और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट। आंसर अलग आता है दोनों से, सेम है। ठीक है। और एक बात आपने क्या सीखी? रूट्स हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई का मतलब वैल्यू पुट करने पे एलएचएस इक्वल टू। ठीक है। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों आगे चलते हैं। बेटा हो गया ना सबका? ठीक है, आगे देखो। सम ऑफ रूट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्स की दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा को प्लस कर। दोस्तों आपको याद है ना कि आपने अभी जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखा था, उसमें से किसी एक वैल्यू को तो हम क्या मान लेंगे? अल्फा। मतलब माइनस वाले को हमने अल्फा मान लिया, और फिर बीच में एक बार प्लस साइन लेते थे, इसको हम क्या मान लेंगे? कोई कंफ्यूजन है क्या जो मैं लिख रहा हूं? समझ में आती है बात? बेटा इसको सॉल्व करूंगा ना, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा माइनस का बी अपॉन ए। और ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा किसका? सम ऑफ रूट्स। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? शॉर्ट फॉर्मूला। बी का मतलब आप सबको पता है, ए का मतलब आप सबको पता है। ठीक है। बल्कि अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हो कि सर ये कैसे बन जाएगा, तो मुझसे करवाने से पहले एक बार खुद करके देखो। मेरे को कोई आलकस नहीं आता बेटा। जैसे कि मैंने बोला, आई एम यूज टू ऑफ इट। मैं बेसिक से बेसिक बात बताने में भी इंटरेस्टेड हूं। कितने ही क्वेश्चंस करवा लो। ठीक है ना? लेकिन बात यह है कि ये सच बात है कि सिर्फ मैं करता रहूं उससे आपका भला होगा नहीं। हमने अपने काफी साल के एक्सपीरियंस में एक आध बार ऐसा भी देखा कि बच्चों से सोचा कि बच्चों से कोई क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, सारे क्वेश्चन कौन करेंगे? हम। और वो भी किस में करेंगे? क्लास में। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी जब मैं क्लास के चैप्टर खत्म होने के बाद एक उनका वैल्यूएशन